नमस्कार, शालोम। आप सभी लोगों का शालोम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमने लोहयुगीन सभ्यता उसका पार्ट जो है वो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में कबीलाई क्षेत्र और साथ में मत्स्य जनपद। ठीक है, इससे सवाल आते हैं तो पहले मैंने आज सवाल लिख दिए हैं, एक बार सवालों को नजर में देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है, ऋग्वेद में जिस प्रमुख आर्य दल का वर्णन है वह कौन सा है? ऋग्वेद में जिस प्रमुख आर्य दल का वर्णन है वह कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है वीर आर्य, दूसरा ऑप्शन है मेर आर्य, तीसरा ऑप्शन है मत्स्य आर्य, चौथा ऑप्शन है मीना आर्य। ठीक है, तो अपन मत्स्य जनपद पढ़ेंगे और इसका आंसर है मत्स्य आर्य। इसका मतलब मेर आर्य का नहीं है, वीर आर्य का नहीं और मीना आर्य का नहीं। ठीक है, आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ, इसलिए यहाँ पे इस आंसर को वैसे भी आप निकाल सकते थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, चित्तौड़ के उत्तर पूर्व में नगरी कौन सी जाति का केंद्र था? ठीक है, वर्तमान के लिए तो पूछा नहीं जाएगा, ये मत्स्य जनपद का समय है। तो अपन एक बार ऑप्शन देखते हैं। पहला है मत्स्य आर्य, दूसरा है शिवी, तीसरा इंडो ग्रीक और चौथा पूर्व। ठीक है, तो शिवी चित्तौड़ में से संबंधित है, अपन पढ़ेंगे आगे चल के नगरी माध्यमिका इन क्षेत्रों में। और मैंने आपको वैसे जब अभिलेख पढ़ाया था उस समय भी थोड़ा जिक्र किया है। तो मत्स्य आर्य तो है ही नहीं, क्योंकि मत्स्य आर्य तो जयपुर के आसपास मिलेंगे। इंडो ग्रीक शासक थे, पूर्व आर्य जनपद था, लेकिन इसमें कौन सी जाति का उल्लेख मिलता है? शिवी। उत्तर पूर्व में जो स्थान है वो कौन सा है? शिवी। अगला सवाल है, मत्स्य जनपद में जो नगर सम्मिलित था वह कौन सा? कौन सा जनपद की बात हो रही है? मत्स्य की। ठीक है, इसका आंसर आप ऑप्शन देख के निकाल दोगे। बीकानेर तो नहीं था, जोधपुर भी नहीं था, उदयपुर भी नहीं था, तो ऑटोमेटिक आंसर कौन सा बच गया? जयपुर। वैसे अलवर जयपुर भरतपुर वाले लोग फिर भी इसको पहचान लेंगे क्योंकि मत्स्य जनपद से उनका संदर्भ है, लेकिन फिर भी इधर वाले भी पहचान सकते हैं उसको। सिकंदर के आक्रमण के बाद अर्जुनायन जाति कहाँ आकर बस गई? ये तीन सवाल है। ठीक है, एक सवाल अर्जुनयन जाति, एक सवाल है सिकंदर के आक्रमण के बाद मालव जाति आकर कहाँ बस गई थी, एक सवाल और है कि सिकंदर के आक्रमण के बाद शिविया यानी कि शिवी जनजाति कहाँ आकर बस गई थी। देखो, शिवी जनजाति का आंसर तो यहाँ से निकल जाएगा। चित्तौड़ के उत्तर पूर्व में कौन सा स्थान था? शिवी। तो सिकंदर के आक्रमण के बाद शिवी जनजाति कहाँ आकर बसी थी? चित्तौड़ के पास। ठीक है, इसलिए मैंने इस सवाल को नहीं लिखा बोर्ड पे। अब अपन बात करते हैं अर्जुनायन की। तो अर्जुनायन क्षेत्र अजमेर, मेरवाड़ा, चित्तौड़ के आसपास, बाड़मेर, जैसलमेर या अलवर और भरतपुर। ठीक है, तो इसका आंसर है अलवर और भरतपुर। ये ध्यान रखना। अर्जुनायन क्षेत्र की जाति आकर कहाँ बस गई थी? अलवर और भरतपुर। ध्यान रखना। सिकंदर के आक्रमण के बाद मालवों ने अपनी नई बस्तियां कहाँ बसाई थी? तो एक ऑप्शन है अजमेर, टोंक में मेवाड़, दूसरा है आशाल, तीसरा है मत्स्य क्षेत्र और चौथा है पंजाब के दक्षिण में। तो राजस्थान का पढ़ रहे इसलिए पंजाब के दक्षिण का इतना जिक्र नहीं आएगा। मत्स्य क्षेत्र में नहीं, क्योंकि मत्स्य क्षेत्र के आसपास अर्जुनायन, अलवर और भरतपुर मत्स्य क्षेत्र में कहलाता है। शाल्व क्षेत्र अलवर के पास में कहलाता है, लेकिन ये क्षेत्र पड़ेगा आपका भीनमाल, जालोर और सिरोही में, वहां भी नहीं। तो सिकंदर के आक्रमण के बाद में मालव जनजाति अजमेर, टोंक और मेवाड़। ठीक है, मालव जाति के जिनके समक्ष आत्मसमर्पण किया वो मालव एक कबीला बन जाता है, टोंक के आसपास ये बसे हुए लोग होते हैं। तो इन्होंने किसके आगे समर्पण किया? चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि गुप्त शासक की बात नहीं हो रही, गुप्त लगा हुआ इसलिए मौर्य शासक, उसके समक्ष नहीं किया था भाई। राजा विराट के समक्ष नहीं किया था। विराट तो महाभारत का शासक होता है, महाभारत के काल में मत्स्य नगर का शासक। कुषाणों के समक्ष नहीं, गुप्तों के समक्ष इन्होंने आत्मसमर्पण किया। मैं अभी पर आंसर बता रही हूँ, डिटेल अपन पूरे भी देखेंगे। ठीक है, एक सवाल है, आर्यों का प्राचीनतम उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, आर्यों का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेशनल हिस्ट्री की क्लास होगी, पता चल जाएगा सबसे प्राचीन ग्रंथ चारों में से कौन सा है? ऋग्वेद। और पहला सवाल हमारा क्या था? ऋग्वेद में जिस प्रमुख आर्य दल का वर्णन है वो कौन सा है? तो सवाल से जुड़ गया, आंसर कौन से उसमें मिलेगा? ऋग्वेद में। ठीक है, ये सवाल पूछे हुए किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, तो अपन ने एक बार इनको देख लिया। अब इसको अपन मद्देनजर रखते हुए आगे अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हेडिंग लिखते हैं अपन मत्स्य जनपद। ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए आप लोग और पढ़ते हैं। ठीक है, चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर क्लास मिलेगी आपको, और मैं सवाल भी आपको इस क्लास में बताती रहूंगी, साथ में करंट जीके के सवाल भी इसमें
आज से 1 या 2 सवाल मैं आपको दिया करूँगी, ठीक है। अभी करंट जीके का एक सवाल मैं आपको दे देती हूँ। कोरोना के संदर्भ में ट्रिपल टी यानी कि टी प्लस टी क्या है? कोरोना के संदर्भ में सरकार की एक पॉलिसी है T+T+T। ये आप मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे और मैं वेट करती हूँ आप जल्दी से जल्दी आंसर को बताएंगे, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं मत्स्य जनपद, ठीक है जी। तो मत्स्य की बात करते हैं, मत्स्य जनपद। तो हुआ क्या, मत्स्य जनपद है। मत्स्य जनपद जब बनता है तो उस समय की अपन बात करते हैं। क्षेत्र कौन सा है? तो ये मत्स्य जनपद का जो क्षेत्र है ये है अलवर, जयपुर और इसमें कुछ स्थान भरतपुर का भी माना जाता है। अलवर, जयपुर और भरतपुर, ठीक है। अब हुआ क्या कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो सिकंदर के आक्रमण के समय अलग अलग क्षेत्रों में कुछ जातियां बस गई थी। तो उससे पहले भी इनका वर्णन आया है, जैसे मत्स्य जनपद के जो आर्य हैं इनका स्थान बताया गया है जो ऋग्वेद में बताया गया है। एक बार उसको देख लेते हैं। चंबल नदी के उत्तर में, चंबल नदी के उत्तर में और सरस्वती नदी के दक्षिण में, सरस्वती नदी के दक्षिण में जो क्षेत्र बसा हुआ है उसे कौन सा जनपद कहा गया? मत्स्य जनपद। लेकिन ये तो बहुत बड़ा विभाग हो गया, चंबल से लेकर के मत्स्य सरस्वती नदी तक की बात करते तो काफी बड़ा, इधर तो सारी आधा राजस्थान का हो, लेकिन इतना बड़ा ये जनपद नहीं था। इस जनपद में मुख्य रूप से 3 जिले आते हैं, अलवर, जयपुर और भरतपुर, ठीक है। आर्यों की एक शाखा आकर बस गई थी इधर की तरफ। आर्यों की पूर्व एक शाखा आर्यों की पूर्व थी, वो सरस्वती नदी की तरफ आकर बस गई थी। और आर्यों की एक शाखा द्रव्य है ये चली गई थी आपके सिरोही के आसपास, उधर की तरफ जाकर के बस गई थी। एक बार मैं आर्यों के बारे में आपको थोड़ी सी बातें एक्सप्लेन कर दूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, ठीक है। हम लोग बात करेंगे आर्यों के क्षेत्र में किसकी? सुदास की। आर्यों की एक तो है वंश और एक है कबीला। ये आर्यों के हैं, कबीला और वंश, ठीक है। आर्यों के जो वंश थे उनमें एक वंश है भरत, एक वंश है क्री और एक वंश है प्रस्तु। ये 3 वंश है आर्यों के। कबीले 5 है आर्यों के, पुरु, यदु, अनु, तुर्वस, द्रविड़, ठीक है। ये 5 कबीले हैं, पुरु, यदु, अनु, तुर्वस और द्रविड़। भरत वंश में एक राजा होता है, उसका नाम है सुदास। भरत वंश में एक राजा होगा, उसका नाम क्या होगा? सुदास। सुदास एक युद्ध करता है और उस युद्ध का नाम है दसराज्य, ठीक है। इस युद्ध का नाम है दसराज्य। ये जो दसराज्य युद्ध होता है, ये दसराज्य युद्ध 5 आर्य कबीले कौन से हो गए? पुरु, यदु, अनु, तुर्वस और 5 अनार्य कबीले। अनार्य कबीले लिख देती हूँ मैं क्योंकि इनमें से एक कबीला अपन पढ़ेंगे शिवी। अनार्य कबीले शिव, विषाणी, भलानस, अनिल और पात्र। ये 5 अनार्य कबीले हैं और इन 10 कबीलों के साथ में, 5 आर्य कबीलों के साथ में और 5 अनार्य कबीलों के साथ में इसका युद्ध होता है। दसराज्य युद्ध होता है रावी नदी के तट पर। रावी नदी को कहा जाता है परुष्णी और इस युद्ध में विजय किसकी होती है? सुदास की, ठीक है। एक गुरु थे विश्वामित्र और एक गुरु थे वशिष्ठ। विश्वामित्र पहले सुदास के गुरु थे और विश्वामित्र जी को हटा करके इसने वशिष्ठ जी को अपना गुरु बना लिया। इस बात से विश्वामित्र जी नाराज हो जाते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं और 10 कबीलों को इकट्ठा करते हैं और इन 10 कबीलों के साथ में सुदास का युद्ध होता है। जीत होती है किसकी? अंतिम रूप से सुदास की, याद रखना। तो यहाँ पर गुरु जो विश्वामित्र है इन कबीलों का नेतृत्व करते हैं।
ये इंपॉर्टेंट तथ्य है और ये आप थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पर नेतृत्व किया था पुरु कबीले के स्वरंग, पुरु कबीले का एक राजा था स्वरंग, ठीक है। इसने इन 10 कबीलों का क्या किया था, नेतृत्व। यहाँ पर जो द्रव्यु कबीला है, इस द्रव्यु कबीले का एक शासक था आरंग, और इस आरंग ने आगे चल के एक जगह बसाई थी, क्षेत्र बसाया था, उसका नाम क्या था, गंधार। गंधार आप लोग जानते हो वर्तमान अफगानिस्तान काबुल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गंधार, ठीक है। तो आर्यों की शाखा से संबंधित थे। शिव जब अपन पढ़ेंगे तो शिव शिवी जनपद, और शिवी जनपद जब हम पढ़ेंगे तो अनार्य कबीले में ये आ जाएगा। शिवी जनपद का मतलब होगा चित्तौड़ नगरी माध्यमिका वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। अब यहाँ से जो भरत कबीला था, इनमें सुदास की जीत हो जाती है, और ये जो मत्स्य नगर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आकर के इस कबीले के लोग आकर के बसना शुरू कर देते हैं। ये जो मत्स्य जनपद है, मत्स्य जनपद, इसमें एक खास बात है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका वर्णन कई उपनिषदों पुराणों में भी आया है, ठीक है। एक व्यक्ति, एक बुक है नतमुख, नतमुख नाम की किताब है जो हरि राम शर्मा नामक व्यक्ति ने लिखी है, और इन्होंने लिखा है कि ये जो किताब है, इसमें लिखा है कि मत्स्य जो प्रदेश है, इस प्रदेश में कथक के बहुत बड़े प्रणेता हुए हैं, और उनका नाम है मिहिर। देखो मिहिर नाम आजकल रखा जाता है, पुराना नाम नहीं तो बहुत पुराना प्राचीन कालीन नाम है। अच्छा, दशाढ़ी युद्ध की बात बता दूं तुम्हें, महाभारत का युद्ध वर्तमान से 5000 ईसा पूर्व माना जाता है, उससे भी 2500 ईसा पूर्व, यानी कि लगभग 7500 ईसा पूर्व पुराना कौन सा युद्ध माना जाता है, दशराग्य युद्ध। तो कथक के प्रणेता हुए थे मिहिर, और इस मिहिर का संबंध कौन से जनपद से, मत्स्य जनपद। ये वही मत्स्य जनपद है जहां पर अर्जुन ने अपने 1 वर्ष का अज्ञातवास के दौरान कथक सिखाने का काम किया था। तो यहाँ का जो कथक का क्षेत्र बना हुआ था वो कौन सा था, मत्स्य जनपद, ठीक है। मत्स्य जनपद के बारे में 2-3 बातें और आपको बता देते हैं। यहाँ का एक राजा हुआ था विराट, और विराट जो राजा हुए हैं, विराट जो राजा हुए हैं, उनकी बेटी थी उत्तरा, और उत्तरा का विवाह किसके साथ होता है, अभिमन्यु। जब युद्ध होगा महाभारत का, तो महाभारत के युद्ध में महाभारत के युद्ध में ये विराट जी, इनका एक बेटा होगा उत्तर। देखो बेटी का नाम उत्तरा और बेटे का नाम उत्तर। एक बेटे का नाम है श्वेत और एक बेटे का नाम है शंख, और साथ में ये अभिमन्यु। ये सब महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं। ये सब कौन सा क्षेत्र है, अपना मत्स्य जनपद। अब इस मत्स्य जनपद का वर्णन और जगह भी आया, जैसे भीम के बारे में बात करेंगे। भीम ने जब पूर्वी अभियान की तरफ अपना पूरी विजय के अभियान शुरू किए तो मत्स्य जनपद को जीत लिया था। सहदेव, नकुल का भाई, नकुल का छोटा भाई सहदेव, सहदेव ने जब अपने दक्षिण अभियान शुरू किए तो उसने सबसे पहले कौन से क्षेत्र को जीत लिया, मत्स्य जनपद को। एक और वर्णन, एक और अपना उपनिषद कौशितकी, ठीक है, ऐतरेय कौशितकी। तो इस उपनिषद में भी मत्स्य क्षेत्र का वर्णन आता है, ठीक है। मनु संहिता में भी मत्स्य क्षेत्र का वर्णन आता है। मनु संहिता में इस क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा गया, ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा गया, ठीक है। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है इस क्षेत्र के लिए, मैं जितनी संभव जानकारी है वो आपको बता दूं, ठीक है। अब घटना है शिशुपाल की, शिशुपाल वध आप लोगों ने एक बुक लिखी हुई है, शिशुपाल वध, ठीक है। तो कृष्ण के भाई थे और 100 गलतियां करने तक कृष्ण ने माफ करते हैं, 101वीं गलती पर उनका वध कर देते हैं। शिशुपाल के वध की जो शिशुपाल का जो क्षेत्र बताया गया वो चेदी बताया गया। चेदी की राजधानी है शक्तिमती। जब अपन 16 महान जनपद पढ़ेंगे, अंग, मगध, काशी, वज्जीमल, कौशल, वत्स, चेदी, शुभसेन, अवंती, अशोक, कंबोज, गंगा, कुरु, पांचाल, उनमें से एक 16 जनपद में कौन सा आता है आपका, चेदी। वर्तमान की अगर बात करें बुंदेलखंड, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र बढ़ता है। तो यहाँ का शासक शिशुपाल हुआ था, और इस शिशुपाल ने भी मत्स्य के क्षेत्र पर आक्रमण किया था, इसको विजय करने की कोशिश की, ठीक है। शिशुपाल के वध के बाद में कालांतर में राजा हुआ यहाँ पर सहज, और सहज ने विराट नगर के क्षेत्र को जीत लिया। इसका जो समय है उसकी जानकारी मिलती है। तो ये मत्स्य जनपद की मैंने आपको जो लगभग सारी बातें हैं वो बता दी, ठीक है। तो ये हो गया मत्स्य जनपद।
मत्स्य जनपद के बाद में हम लोग अगला देखते हैं, वो है कबीला, कबीलाई जनजाति। कबीलाई जनजाति, कबीलाई जनजाति में सबसे पहले देखते हैं हम शिवी जनजाति। ठीक है, अब शिवी जनपद की बात कर लेते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जैसे सुदास के बारे में बताया, तो सुदास ने 5 अनार्य कबीलों को पराजित किया। 10 कबीले थे टोटल, 5 आर्य और 5 अनार्य। अनार्य में एक आया था शिव, विशालिन, वैदानस, अनिल और अक्ट। तो शिव जो है इसकी तुलना इसी से की गई। एक सवाल मैंने शुरू में पूछ ही लिया आपसे कि शिवी जनपद से सिकंदर के आक्रमण के बाद ये लोग कहाँ बसे थे जाकर के, तो कहाँ बसे थे आप लोग? चित्तौड़गढ़ के आसपास। देखो शिवी जनपद के बारे में एक बात है, एक व्यक्ति होगा फाहियान, और फाहियान भारत में आएगा। हिंसन आता है, हिंसन से पहले फाहियान आता है। तो फाहियान भारत में आया था 399 ईस्वी सन से 414 ईस्वी सन तक ये भारत में रहा। ठीक है, इस समय भारत में गुप्त शासकों का शासनकाल है। फाहियान भारत में आता है रेशम मार्ग से, सिल्क रूट से भारत में प्रवेश करता है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत वाले क्षेत्र से। आने के बाद में वहां पर जो स्वात घाटी है पाकिस्तान की, उस स्वात घाटी के दक्षिण का जो क्षेत्र है उसकी जो तुलना करता है वो शिवी जनपद के लोगों से करता है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो वीर गति को प्राप्त होता है, उसका नाम आता है। तो ये वर्णन शिवी के लिए बात जो किया है वो किसने किया है? फाहियान ने। ठीक है, फाहियान के बारे में मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। ये सिलोन का संदर्भ माना जाता है श्रीलंका से, वहां तक गया था और उसके बाद में समुद्र के रास्ते से चीन वापस चला गया। ये दरबार में रहा था चंद्रगुप्त जो शासक हुआ है उसके दरबार में भी काफी दिन तक भारत में रहा था। ये जो शिवी जनजाति है, इस शिवी जनजाति का संदर्भ एक बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु। देखो बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में इसका कोई लेना देना नहीं है, एक बौद्ध ग्रंथ हुआ है महावस्तु। महावस्तु में कहा गया है अवंती के शासक थे। अवंती जो 16 महाजनपदों में आती है, इसकी 2 राजधानी थी, एक उज्जैन जो उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मति। आप लोगों को 16 जनपद याद होने चाहिए सारे के सारे। एग्जाम में राजधानी मैच मेकिंग का सवाल आता है। आज 2010 में सवाल आया था कि सबसे दक्षिणी जनपद कौन सा था? गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ अश्मक उसका जवाब। ठीक है, तो अवंती के एक राजा हुए थे चंद्रप्रदोत, और ये चंद्रप्रदोत के दरबार में एक दरबारी व्यक्ति था जो वैद्य था, उसका नाम था जीवक ने चंद्रप्रदोत की बीमारी थी पांडुरोग कहा जाता है पीलिया को, और पीलिया से इलाज किया था। इससे खुश होकर जीवक को उन्होंने दुशाला भेंट की। दुशाला शॉल को बोलते हैं, और ये दुशाला सबसे कीमती थी, और ऐसा कहा गया है कि ये दुशाला जहाँ बनती थी वो क्षेत्र शिवी जनपद का था, वहां पर महंगे वस्त्र बनते थे। अब यहीं से एक और व्यक्ति आएगा आगे चल के चंद्रप्रदोत के बाद में, वो होगा प्रसेनजीत। कौशल नरेश राजा को बोलते हैं, उनका नाम था प्रसेनजीत। इन्होंने भी यहाँ से यानी कि शिवी जनपद से 1 लाख मूल्य, उस समय 1 लाख बहुत ज्यादा होता था, लगभग 1 करोड़ ही मानते थे, 1 लाख मूल्य के बहुमूल्य वस्त्र मंगाए, और ये वस्त्र मंगा करके किसको गिफ्ट किए? बौद्ध यानी कि भगवान बुद्ध को। बुद्ध जिनके पास सब कुछ था, एक गढ़ जो था उस क्षेत्र के, वो राजा थे, शाक्य कुल के वो शासक होने वाले थे, उनको बहुमूल्य वस्त्र भेंट करके ऐसी कोई विशेष बात है नहीं, लेकिन फिर भी उनको वस्त्र भेंट किए। और एक चीज और, ये जो जीवक था इसको ये जो दुशाला मिली थी, इसने भी दुशाला आगे चल के किसको गिफ्ट कर दी थी? भगवान बुद्ध को। ठीक है, ये बातें आप सारे ध्यान रखना। शिवी जनपद में एक इंपॉर्टेंट बात और है, मैंने आपको जब शिलालेख पढ़ाए थे, आप लोग को याद होना चाहिए शिलालेख में मैंने आपको शिलालेख पढ़ाया था 2री शताब्दी ईसा पूर्व का कौसंबी का शिलालेख। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बताया था इस शिलालेख में एक राजा का नाम मिलता है सर्वताप, और इसका एक वंश है गजवंश के शासक सर्वताप ने इस शिलालेख में यहाँ पर बात की। इंपॉर्टेंट बात है, ये जो गजवंश है ये शिवी जो लोग होते थे उन्हीं की एक शाखा से संबंधित माना गया। ठीक है, शिवी जो लोग हैं, शिवी जनपद के जो लोग हैं, उन्हीं से संबंधित कौन सा वंश माना गया? गजवंश। ये सर्वताप की मदर पराशरी गोत्र की ब्राह्मण महिला थी।
तो गोत्र की ब्राह्मण महिला का ये क्या था, पुत्र। तो इन्होंने वैष्णव धर्म को यहाँ पर खूब आगे बढ़ाया था। और सर्वताप के बारे में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आप लोग को वीडियो याद हो, कि अश्वमेध यज्ञ इसने करवाया था। अश्वमेध यज्ञ राजा तभी करवाता है जब वो स्वतंत्र शासक हो, किसी के अधीन राजा या सामंत होता है, वो अश्वमेध यज्ञ नहीं करवाता। तो ये कौन सी हो गई, शिवी जाति या शिवी जनजाति। ठीक है, इसके बाद मालव। अच्छा, शालू के बारे में ऐसा कुछ खास है नहीं, शालू जनजाति केवल इतना ध्यान रखना, भीनमाल, जालोर और सिरोही के आसपास ये जो जाति थी ये बसी हुई थी, शालू जनपद। अगला हम बात करते हैं मालव जनपद। ठीक है, ये जो मालव जनपद है इसके बारे में बात करते हैं। ऐसा माना गया है कि पंजाब के भाग से जब आक्रमण होते हैं तो ये लोग निकल के, मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया था कि सिकंदर के आक्रमण के बाद मालव जनजाति कहाँ आकर बसना शुरू कर देते हैं, तो वहां से आके ये बसते हैं। और टोंक जो नगर है, टोंक नगर के 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, तथा बूंदी जो जिला है, बूंदी का एक पक्षी जानवर, हमारे राजस्थान के जिले हैं 33 में प्रत्येक जिले का एक जानवर या एक पक्षी प्रतीक रूप में से निर्धारित किया गया। तो बूंदी का पक्षी सुरखा, सुरखा। टोंक का है हंस, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो बूंदी से 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व में जो स्थान है, उस स्थान को कारकोट के नाम से भी जाना जाता था। ये मैंने आपको कल एक क्लास हुई थी कालीबंगा और लौह, उसमें भी बताया। कारकोट जो स्थान है, इसी को मालव जनपद का क्षेत्र भी माना जाता है। सिक्के पढ़ाए थे मैंने आपको, मैंने कहा था यहाँ से सेनापति के सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए। अब एक घटना है, घटना क्या है कि अगर ये पंजाब के क्षेत्र से आए हैं लोग, तो इनके पंजाब में कोई सिक्के नहीं मिलते। अब सिक्कों का अध्ययन किसने किया है, रेप्सन ने। ये मैंने आपको सिक्कों के अध्ययन में बताया था। तो रेप्सन ने कहा हो सकता है 150 ईसा पूर्व से ही इन लोगों ने सिक्कों का निष्कासन या सिक्कों का वो शुरू किया, संभव है, ये बात भी सही है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सारे काम शुरुआत से तो नहीं होते। ठीक है, तो रेप्सन और सिक्कों के बारे में उन्होंने ये बात की है रेप्सन ने। यहाँ पर जो टकसाल थी और उसके बारे में बात की गई थी मालवगढ़ की टकसाल थी। यहाँ पर जो सिक्के मिले हैं उन सिक्कों पर मालवगढ़ लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज और, सिकंदर के आक्रमण के बाद ये लोग इधर आए थे, तो यूनानियों ने वर्णन किया है कि ये जो मालव लोग हैं ये बहुत मजबूत थे और इनके ऊपर सिकंदर का इतना जबरदस्त प्रहार होता है, उस प्रहार के बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। उन्हीं में से मैं पीछे इसलिए हट जाती हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो। उन्हीं में से एक यूनानी लेखक है कर्टियस। उस यूनानी लेखक ने कहा है कि मालवों की सेना में, यूनानी लेखक कर्टियस ने कहा है मालवों की सेना में 90,000 पदाति यानी कि पैदल चलने वाले सैनिक थे। ठीक है, 10,000 अश्वारोही थे, 10,000 अश्वारोही थे तथा 900 हाथी थे। तो ये एक कर्टियस ने वर्णन दिया है इसके बारे में, इतने हाथी थे और इतनी चीज थी। मालवों के बारे में एक अंतिम बात, ठीक है, अंतिम बात रह गई है, वो देख लेते हैं। मालवों ने एक संवत चलाया था, जैसे अपने वर्तमान में शक संवत, विक्रम संवत है, तो शक संवत और विक्रम संवत मैंने आपको किसी न किसी क्लास में बता दिया। 78 ईसा पूर्व शक संवत और विक्रम संवत में अंतर होता है, वो 57 साल पहले चलता है। ठीक है, देख लीजिए। तो इन्होंने एक संवत चलाया, मालव संवत, इसे पहलव संवत भी कहते हैं, पहलव संवत, पहलव संवत भी कहते हैं, और इसे कालांतर में विक्रम संवत भी कहा जाने लगा। अब विक्रम संवत कह रहे हैं, लेकिन ये जो विक्रम संवत वो अलग व्यक्ति ने चलाया। तो इसमें अंतर जो है वो 57 ईसा पूर्व साल की है, एग्जैक्ट वही वर्ष आता है। दो बात है, या तो इन्होंने चलाया ही होगा या फिर इन्होंने जो विक्रम संवत चल रहा होगा उसी संवत में अपना नाम मालव संवत रख के उसको शुरू कर दिया होगा। इसी को कृत संवत भी कहा गया है। ठीक है, कार्लाइल एक व्यक्ति होता है, सीएल कार्लाइल, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, सीएल कार्लाइल को यहाँ से 6000 रेंड टोंक नामक जो स्थान है वहां से 6000 सिक्के प्राप्त हुए थे और इन सिक्कों पर मालव
सेनापतियों के नाम लिखे हुए हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इन्हीं में से 40 विशेष सिक्के हैं जिन पर ब्राह्मी लिपि में, ये मैंने अपने सिक्कों के अध्ययन में आपको पूरा बता दिया लिपि क्या होती है। मैंने ये भी आपको पिछली नेशनल हिस्ट्री की किसी क्लास में बता दिया है। तो ब्राह्मी लिपि में 40 मालव सेनापतियों के या सेनागणों के नाम यहाँ पर लिखे हुए। ठीक है, आप बहुत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनसे सवाल आते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई बुकों में तो है ही, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। सवाल आते हैं तब वो लक्ष्य जैसी किताब उस बुक में उसको लिख के देते ही पे छोड़ देते, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को पूरा ढंग से पढ़ना, केयरफुली पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। जल्दी से ये टॉपिक आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलता, काफ़ी रिसर्च करके इसको मैंने आपको कोशिश की पढ़ाने की, ठीक है। दूसरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उसी समय नोटिफिकेशन बेल आइकन प्लस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरी बात, जो मैंने क्वेश्चन आंसर है इनको लिख के, और एक मैंने आपको करंट जीके का सवाल दिया T+T+T, कोरोना से संबंधित सरकार की नीति ये क्या है, इसका आप मुझे जवाब देंगे। नहीं आता तो कल जो वीडियो होगा नेशनल हिस्ट्री वाला है किसी भी, उसमें मैं आपको ये जवाब दे दूँ। थैंक यू, वीडियो को पूरा देखिए।